यूपी की न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर एक नजर। अयोध्या राम मंदिर की दान राशि में कथित गबन के आरोपों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। कटियार ने कहा कि यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राम मंदिर आंदोलन करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और अनेक लोगों के बलिदान से जुड़ा हुआ है, इसलिए दान राशि के उपयोग में किसी भी प्रकार की अनियमितता स्वीकार नहीं की जा सकती। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए उनकी पार्टी समान विचारधारा वाले दलों के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि यह गठबंधन सम्मानजनक और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी को सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी के तौर पर देखने के बजाय उसे राजनीतिक भागीदारी और उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दलों से इस मुद्दे पर गंभीरता से बातचीत करने की भी अपील की। अपना दल की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने एक बार फिर पुलिस को चकमा दे दिया। बताया जा रहा है कि वह जौनपुर से वाराणसी के बाबतपुर तक आम यात्रियों के बीच ऑटो में सफर कर पहुंची। अपना दल ने आज नीट से जुड़े मुद्दों को लेकर बीएचयू में प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में यूपी ग्रामीण बैंक की एलटी क्लब शाखा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने शाखा प्रबंधक को परिसर की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री ने युवा उद्यमी विकास अभियान समेत विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए बैंक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने बैंक के व्यवसाय विस्तार और जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर और आगरा में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार की तैयारी की जा रही है। यात्रियों की जरूरत और बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए नई मेट्रो परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए नई डीपीआर तैयार की जा रही है। प्रस्तावित योजना के अनुसार लखनऊ में 170 किलोमीटर, कानपुर में 83 किलोमीटर और आगरा में 89 किलोमीटर तक मेट्रो नेटवर्क विकसित करने की तैयारी है। इससे इन शहरों में यातायात व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन को बड़ी मजबूती मिलने की उम्मीद है। चांदी की बढ़ती कीमतों का असर अब सरकारी नेग पर भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वधु को दिए जाने वाले नेग में शामिल चांदी की पायल और बिछिया को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर अब लाभार्थी के खाते में अतिरिक्त 4,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही वधु को कुल 64,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीन देने वाले ग्रामीण सोमवार को एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हुई पहली यात्री उड़ान में 170 किसान, मजदूर और महिलाएं शामिल हुए। सुबह 8:30 बजे उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट ने उन लोगों को विशेष सम्मान दिया जिनकी जमीन पर यह महत्वाकांक्षी परियोजना साकार हुई है। यात्रियों ने इस अवसर को गर्व और खुशी का क्षण बताया। हाथरस में एक बुजुर्ग दंपति ने अपनी बहुओं पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पुलिस से सहायता की मांग की है। दंपति का कहना है कि उन्हें समय पर भोजन नहीं दिया जाता और उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है। परेशान होकर दोनों थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि घर का माहौल इस कदर खराब हो चुका है कि सम्मान और सुकून के साथ जीवन बिताना मुश्किल हो गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मथुरा के फरहा क्षेत्र के पौरी और शहजादपुर गांव में भूजल के खारे होने के कारण ग्रामीणों को गंभीर पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। मीठे पानी की उपलब्धता न होने के कारण महिलाएं और बच्चे रोजाना 1 से 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी योजनाओं और जलापूर्ति के दावे केवल कागजों तक सीमित रहे, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की है। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के बाद गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रॉनिका सिटी इलाके की अंसल कॉलोनी में स्थित एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया। रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की मदद से इस कथित अवैध निर्माण को हटाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर 1 लाख रुपए की कथित ठगी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। आरोप है कि महिला ने अपनी असली पहचान यास्मीन छिपाकर फर्जी आधार कार्ड के जरिए शादी की थी। बाद में पता चला कि वह पहले से ही शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे भी हैं। पीड़ित पुनीत कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करी और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सहालक सीजन की शुरुआत के साथ ही कानपुर के कपड़ा बाजारों में फिर से रौनक लौट आई है। दुकानों पर ग्राहकों की बढ़ती भीड़ से कारोबारियों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। शादी विवाह के लिए कपड़ों की खरीदारी में तेजी देखी जा रही है। हालांकि सोने और चांदी की बढ़ी हुई कीमतों का असर सराफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। महंगे दामों के कारण ग्राहक भारी गहनों की जगह हल्के और कम वजन वाले आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे बाजार की पूरी तरह रफ्तार पकड़ने का इंतजार बना हुआ है। वाराणसी के दाल मंडी क्षेत्र में विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों के अनुसार ये निर्माण निर्धारित मानकों और स्वीकृति नक्शों के विपरीत किए गए थे। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। प्राधिकरण का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में लगातार कमजोर होती राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नए गठबंधन के विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति बना रही है। इसी बीच एआईएमआईएम
प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पहले ही उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर चुके हैं, जबकि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी राज्य की रणनीति में लगातार सक्रिय हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस, ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के बीच कोई नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी दल की ओर से औपचारिक गठबंधन की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए सभी विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर संभावनाएं तलाश रहे हैं। अगर ऐसा गठबंधन बनता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं और इसका सीधा असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुकुटेश्वरानंद सरस्वती के एक कार्यक्रम में नवीन शर्मा को एक नई जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान मौजूद लोगों के बीच इसका औपचारिक ऐलान किया गया और इसी कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो सामने आने के बाद समर्थकों और श्रद्धालुओं के बीच इस फैसले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग इसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताते हुए नवीन शर्मा को शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर चर्चा का दौर लगातार जारी है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद इसकी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन कार्यक्रम से जुड़े आधिकारिक जानकारी और जिम्मेदारी के दायरे को लेकर लोग और अधिक जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुकुटेश्वरानंद सरस्वती इससे पहले भी विभिन्न धार्मिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा में रहे और उनका कार्यक्रमों में जुड़े घटनाक्रम अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लखनऊ में आयोजित D3 त्रिवेणी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अपराध और माफिया तंत्र पर सख्त कार्रवाई करना रही ही है और इसी नीति के कारण उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश में माफिया और अपराधियों का दबदबा था, लेकिन अब कानून का राज स्थापित करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार अपराध और अवैध कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी इससे पहले भी कई मंचों से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बता चुके हैं। सरकार का दावा है कि अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदमों से प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कानून व्यवस्था और माफिया विरोधी कार्रवाई का मुद्दा बीजेपी की प्रमुख रणनीति का हिस्सा बना रह सकता है। 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित उड़ानों की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लाखों यात्रियों को दिल्ली के दूसरे एयरपोर्ट पर निर्भरता से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। जेवर एयरपोर्ट को अत्याधुनिक तकनीक के साथ विकसित किया गया है। यहाँ यात्रियों के लिए सेल्फ चेक इन कियोस्क, डिजी यात्रा आधारित बायोमेट्रिक एंट्री, ऑटोमेटेड बैगेज ड्रॉप और पूरी तरह पेपरलेस ट्रैवल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं से लंबी कतारों और इंतजार के समय में कमी आएगी। इसके अलावा एयरपोर्ट के टर्मिनल में बड़ी वेटिंग एरिया, प्रीमियम लॉन्ज, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, कैफे और शॉपिंग की सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे यात्रियों को एक आरामदायक और आधुनिक अनुभव मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत इसकी शानदार कनेक्टिविटी है। यह यमुना एक्सप्रेसवे से सीधा जुड़ा हुआ है और भविष्य में इसे मेट्रो तथा रैपिड रेल नेटवर्क से भी जोड़ने की योजना है। टैक्सी, ऐप, कैब और बड़ी पार्किंग व्यवस्था भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। फिलहाल इंडिगो और अकासा एयर ने यहां से अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी शुरू होने की संभावना है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हालिया बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इमरान मसूद ने संकेत दिए हैं कि भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता को और मजबूत करने के लिए व्यापक स्तर पर सहयोग की जरूरत है। इसी बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बीच दूरी कम करने में कांग्रेस कोई अहम भूमिका निभा सकती है। चंद्रशेखर आजाद फिलहाल दलित राजनीति के एक मजबूत चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव पहले से ही समाजवादी पार्टी के जरिए पिछड़े और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखते हैं। ऐसे में यदि दोनों नेताओं के बीच कोई राजनीतिक तालमेल बनता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी तक ना तो समाजवादी पार्टी, ना ही आजाद समाज पार्टी, ना ही कांग्रेस की ओर से किसी औपचारिक गठबंधन की घोषणा की गई है, लेकिन इमरान मसूद के बयान के बाद इस तरह की संभावनाओं को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर नई रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 18 जून को कानपुर दौरा प्रस्तावित है। अपने इस दौरे के दौरान सीएम योगी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्राकृतिक खेती से जुड़े एक विशेष कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं गोविंदनगर और कल्याणपुर क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। इससे शहर की बुनियादी ढांचों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को विकास परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करने और गुणवत्ता से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए थे। ऐसे में कानपुर दौरे को भी इसी अभियान से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास किया जा रहा है और कानपुर समेत कई बड़े शहरों में नई परियोजनाओं के जरिए लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत और आफत दोनों एक साथ आने वाली है। मौसम विभाग ने राज्य के एक बड़े हिस्से में मेघगर्जन, तेज वज्रपात और मूसलाधार बारिश का हाई अलर्ट जारी किया। आसमान में बादलों की भयंकर गड़गड़ाहट के साथ यूपी के 55 से ज्यादा जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा वाराणसी के कैथी स्थित प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना की।
मंदिर प्रशासन और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। दर्शन पूजा के दौरान सुनीता आहूजा ने देश और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। बताया जा रहा है कि उन्होंने काशी के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों के भी दर्शन किए। मंदिर परिसर में उनके पहुंचने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए और कई लोगों ने उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। मार्कंडेय महादेव मंदिर वाराणसी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियों का यहाँ आवागमन अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। मेरठ में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 7 नई सड़कों के निर्माण उन्नयन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन परियोजनाओं पर करीब 175 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए शासन स्तर पर भेजा गया है। इन सड़कों के निर्माण से शहर के कई प्रमुख इलाकों में यातायात व्यवस्था सुगम होगी और लोगों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही सड़क किनारे हरित क्षेत्र, फुटपाथ, भूमिगत यूटिलिटी डक्ट, स्ट्रीट लाइट और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सीएम ग्रिड योजना का उद्देश्य सुरक्षित, टिकाऊ, पर्यावरण के अनुकूल शहरी सड़कें तैयार करना है। सरकार पहले से प्रदेश के कई शहरों में इस योजना के तहत सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही है और अब मेरठ में भी इस दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से शहर की बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और भविष्य की बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर प्रयागराज में जमीन अधिग्रहण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। प्रशासन की ओर से भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिससे आगे की प्रक्रिया के लिए शासन स्तर पर भेजा जाएगा। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश की सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरेगा, जिनमें प्रयागराज भी शामिल है। इस परियोजना का पूरा होने के बाद दिल्ली से वाराणसी की यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन यानी NHSRCL इस परियोजना पर काम कर रही है। प्रस्तावित कॉरिडोर की लंबाई करीब 800 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसमें कई आधुनिक स्टेशन भी विकसित किए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि बुलेट ट्रेन परियोजना से न सिर्फ यात्रियों को तेज और बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी, बल्कि इससे रोजगार, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति मिलेगी।